अफसोसनाक फैसला है। अगर फैसला मुशावरत से होता तो ना ही कोई यानी कि माजरत करता किसी कमीशन का मेंबर बनने से, ना ही ये कैफियत पैदा होती जो आज हो रही है। अब मैं गुजारिश करूंगी उन तमाम सियासी नजूमियों से कि वो अब इस पे सियासत करना बंद करें। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। कुफर टूटा आखिर खुदा खुदा करके हुकूमत ने एबटाबाद कमीशन बना ही डाला, मगर अपोजिशन को इतराज़ात हैं। उसके बाद सलीम शहजाद को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, मगर सबसे पहले बात करेंगे बूम बूम आफरीदी से, जो हमें ज्वाइन करेंगे लाइव फ्रॉम लंदन। वेलकम टू न्यूज़बीट। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि एक तरह की बदकिस्मती है कि हर अच्छी चीज का आखिरकार अंजाम बुरा ही हो जाता है। जब हम लंदन में हुआ करते थे तो वहाँ पे हमारे साफी दोस्त ये कहते थे कि जब भी पाकिस्तान जाओ तो क्रिकेट की कोई कहानी ज़रूर लेकर आओ, क्योंकि यही एक वाक़या है जिसको सुनकर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और मगरबी मीडिया चाहता है कि कभी कभार पाकिस्तान की पॉजिटिव स्टोरी की जाए, और अगर पॉजिटिव स्टोरी ढूंढने से भी मिलती है तो सिर्फ क्रिकेट में मिलती है। मगर फिर ये ट्रेंड भी बदल गया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी एक बुरा वक्त आ गया। उस बुरे वक्त से निकालने का सेहरा शाहिद अफरीदी के सर उस वक्त बांधा गया जब वर्ल्ड कप में एक टूटी फूटी टीम खुद शाहिद अफरीदी के मुताबिक को ना सिर्फ बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिला, बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तान के लोगों में हमने एक नए किस्म की उम्मीद देखी। मगर फिर शाहिद अफरीदी का अंजाम अब क्या हो रहा है, इसमें गलती किसकी है, शाहिद अफरीदी साहब की या किसी और की? इस बारे में पहले देखते हैं ऐमन खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की क्रिकेट को डिक्टेटर्स के अंदाज में चलाया जा रहा है और बोर्ड के चेयरमैन इजाज बट एक के बाद एक कप्तान की किस्मत का फैसला करते जा रहे हैं। शोएब मलिक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और अब शाहिद अफरीदी के कप्तान ना रहने की वजह उनकी कारकर्दगी नहीं बल्कि टीम के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक बात कदर मुश्तरक ये है कि तमाम कप्तानों के बारे में इजाज बट ने फैसले अपने दो करीबी साथियों मैनेजर्स यावर सईद और इंतखाब आलम की मनफी रिपोर्ट्स की रोशनी में किए हैं। जहां शाहिद अफरीदी के फैसले को एक जज्बाती फैसला करार दिया जा रहा है, वहां ये भी कहा जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले को सही हैंडल नहीं किया और एक ऐसा क्रिकेटर खोया है जो बहुत बासलाहियत है और अभी कुछ अरसे वो मुल्क की खिदमत कर सकता था। इजाज बट का दौर पाकिस्तानी क्रिकेट का एक हंगामा खेज दौर रहा है, जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होने वाले दहशतगर्द हमले ने पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग की जद में आए और उनका मुस्तकबिल आईसीसी से निकलकर अब लंदन की अदालत के हाथों में है। इजाज बट ने अपने सख्त मौक़िफ़ के सबब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में दोस्त कम बनाए, इन्हें अच्छे लफ्जों से याद करने वाले कम ही हैं। उनकी इसी अंदाज के सबब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके पुराने साथी अब उनके साथ नहीं। क्रिकेट के शायकीन शाहिद अफरीदी के रिटायरमेंट के फैसले से निहायत मायूस नजर आते हैं और मुंतजर हैं कि शाहिद अफरीदी एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में वापस आकर अपनी जोरदार बैटिंग और बॉलिंग का जादू दिखाएं। न्यूज़बीट के लिए ऐमन खान, समा, इस्लामाबाद। ये क्या कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है कि शाहिद अफरीदी साहब का नाम और इजाज बट साहब का नाम साथ साथ आ रहा है। खुद शाहिद अफरीदी साहब ने इजाज बट साहब के बारे में क्या कहा था वो तो हमने आपको कल सुनवा ही दिया था, मगर अब लगता है कि हालात थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कुछ माजी पर नजर डालें, कुछ तो हमने ऐमन ने बताया, कुछ और आपको बताते हैं शाहिद अफरीदी का टीम में किरदार क्या रहा। 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों पर 102 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
भारत के खिलाफ छक्के देकर रवि शास्त्री ने अफरीदी को बूम बूम अफरीदी का नाम दिया। 21 नवंबर 2005 को पिच खराब करने की वजह से पाबंदी का सामना करना पड़ा। 12 अप्रैल 2006 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 27 अप्रैल 2006 को चेयरमैन पीसीबी शहरयार अहमद के कहने पर ऐलान वापस ले लिया। फरवरी 2007 को तमाशाई पर बल्ला लहराने की वजह से फिर पाबंदी का सामना करना पड़ा। 31 जनवरी 2010 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में गेंद चबाते पकड़े गए। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सलमान बट, आमिर और आसिफ के खिलाफ गवाही दी। 2010 में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद टेस्ट क्रिकेट से एक बार फिर रिटायरमेंट ले ली। वर्ल्ड कप 2011 में कमजोर टीम को मुत्तहिद करके सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। 21 विकेटों के साथ वर्ल्ड कप के सबसे कामयाब बॉलर करार दिए। दौरे वेस्ट इंडीज में बयानबाजी की वजह से दौरे आयरलैंड के लिए कप्तानी से हटा दिया गया। 30 मई 2011 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब चेयरमैन पीसीबी एजाज बट ने ऐलान कबूल करते हुए अफरीदी का क्रिकेट खेलने का एनओसी भी मनसूख कर दिया। उनके मुकाबले में एजाज बट साहब के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। सदर ज़दाई ने 7 अक्टूबर 2008 को चेयरमैन पीसीबी बनाया। पहले यूनुस खान को कप्तानी से फारिग किया। यूनुस के बाद शोएब मलिक भी ज्यादा देर ना ठहर सके। शोएब के बाद मोहम्मद यूसुफ को भी जल्द ही कप्तानी से फारिग कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ की जगह सलमान बट को कप्तान बनाया गया, लेकिन वो मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए। सलमान बट के बाद शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया गया। शाहिद अफरीदी टीम को वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचाने के बावजूद खुशनुदी से महरूम रहे। मामूली बयान पर सीखपा होकर शाहिद अफरीदी को भी फारिग कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल ने एजाज बट को क्रिकेट के लिए कैंसर करार दिया। 21 सितंबर 2010 को इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। इंग्लिश बोर्ड की तरफ से मुज़ाहमत पर बयान पर माफी मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट का दिफा करने में नाकाम रहे और वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई। पीसीबी की तरफ से किए गए सर्वे में 80% अफराद ने शाहिद अफरीदी को कप्तानी से हटाने की मुखालफत की। ये वो शानदार करेस थे जिन पर हमने आपकी नजर डलवाई ताकि फैसला आवाम का है कि कौन इस वक्त सही है और कौन इस वक्त गलत है। इसी मामले पर हम आज एक पोल भी कर रहे हैं जिसकी इतलात हम आपको, जिसकी जो डिटेल्स हैं थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। इस पोल में शिरकत कीजिए और हमें बताइए कि क्या शाहिद अफरीदी साहब को इस वक्त अपना फैसला वापस लेना चाहिए और टीम में वापस आना चाहिए। इस पोल में हिस्सा लीजिए। वी आर अनाउंसिंग दिस स्पेसिफिक पोल ताकि आपकी इत्तला हमें मिल सके। हमारे फेसबुक पर भी आ सकते हैं, आप स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं इस पोल की, उसमें हिस्सा लीजिए। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करे हैं none other than शाहिद अफरीदी साहब, फॉर्मर स्किपर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अफरीदी साहब, मुझे ये बताइएगा आपने अचानक रिटायरमेंट का फैसला लिया, ऐसे फैसले आप पहले भी शायद दे चुके हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा शायद आपको फैसला वापस लेना होगा और आपको क्रिकेट टीम में वापस आना चाहिए। देखिए, मैं ऑलरेडी इसमें काफी सारी चीजें कह चुका हूँ और मेरे ख्याल में जिस तरह का एटीट्यूड इस बोर्ड कर रहा है क्रिकेटर्स के साथ, जो चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो शेब अख्तर हो, चाहे रज़ाक हो या कोई भी हो, और मोहम्मद यूसुफ हो, तो मेरे ख्याल में इतने बड़े प्लेयर, इनको इस तरह नहीं जाना चाहिए। ये स्टार्स हैं, इनकी वैल्यूज हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता है। फ्यूचर में इस तरह की चीजें हैं कि वसीम भाई हो गए या इंजी भाई हो गए या राशिद भाई, मोइन भाई, तो मेरे ख्याल में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। इनको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए और इनको खुदाफिज एक तरीके से, लेकिन काफी अच्छे से ये चीजें नजर नहीं आ रही, स्टार वैल्यू नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट मैं खेलना चाहता हूँ, बिल्कुल खेलना चाहता हूँ, इस आवाम के लिए खेलता रहा हूँ, इनकी दुआओं से खेलता रहा हूँ। पाकिस्तान से लेकर पेशावर से लेकर कराची तक सारे हमें सपोर्ट करते हैं और क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारी नेशन को एक करके रखा हुआ है। तो अगर इस वक्त इस क्रिकेट का ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसे बोर्ड अगर क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर बाकी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने हमेशा पास्ट में बहुत सारी चीजें काफी अरसे से मेरे साथ होती हुई आई, लेकिन मैंने उसके बावजूद मीडिया में आके हमेशा बोर्ड के चेयरमैन के बारे में या और मैनेजमेंट वगैरह के बारे में हमेशा अच्छा बोला है। लेकिन वो अच्छे कह के मेरे ख्याल में उन चीजों का बड़ा नाजायज फायदा उठाने की वो कोशिशें उन्होंने की हैं और मेरे ख्याल में मेरे लिए बर्दाश्त करने से मेरे क्रॉस हो गई लिमिट। तो आई थिंक मैंने जो भी डिसीजन लिया वो सोच समझ के लिया और आई थिंक आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपने हमेशा उनको अच्छा बोला। खुद हमारे इंटरव्यू में भी आप ये बात यकीनन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। मगर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि क्रिकेट टीम का एक ग्रुप है जो आपके खिलाफ है, ये कौन सा ग्रुप है? क्या अकमल ब्रदर्स भी इस ग्रुप में शामिल है? देखिए, नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि वो इस तरह, इसलिए कि मैंने हमेशा प्लेयर जितने भी हैं, चाहे कोई भी प्लेयर हो,
میں نے ہر پلیئر کو ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ یونس ہو، شعیب اختر ہو، رزاق ہو، کوئی بھی ایسا پلیئر ہو، کامران اکمل ہو، ان کو ہمیشہ میں نے مشکل وقت میں، مصباح ہو گیا، حفیظ ہو گیا، ان ساروں کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ پلیئرز اس میں شامل ہیں. میرے خیال میں مینجمنٹ ہے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز میں شامل ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اس طرح، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر آپ کا اختلاف ہے کس کے ساتھ؟ اعجاز بٹ صاحب کے ساتھ ہے یا وقار یونس صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جب لابی بنتی ہے تو پھر پوری طریقے سے ہی کام ہوتا ہے، اور کافی دنوں سے میں کافی عرصے سے دیکھے جا رہا تھا چیزوں کو، لیکن میں نے اللہ کے بھروسے پہ چل رہا تھا کہ یار چلو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس سارے معاملے میں آپ کرکٹ بورڈ کی کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ یہی تو پرابلم ہے ہماری کہ ہم پاکستان کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں. تو میرے خیال میں اگر پاکستان پہلے ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا جو آپ نے بات کی ہے تو اس کی روشنی میں اگر یہی کرکٹ بورڈ رہتا ہے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیوچر تو خیر فیوچر میں تو بتانے والا نہیں ہوں، یہ اوپر والے کو بہتر پتہ ہے، لیکن آئی تھنک جو بھی ہوگا وہ بہت گندا ہوگا اور کرکٹرز کے ساتھ بہت برا ہوگا. اچھا آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات کی، آپ نے کہا کہ کرکٹ بورڈ آپ کو وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہا تھا جو کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کی راہ میں آپ رکاوٹ تھے. تو ایسا کیا کام کر رہے تھے کرکٹ بورڈ کے لوگ جو آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر سک رہے تھے؟ بس اس بارے میں سوری میں بری طرح نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ مظہر مجید اور اظہر مجید کے کمرے میں کون سے سلیکٹر کو انہوں نے دیکھا تھا جب کرنل میجر نجم نے رپورٹ دی تھی، اور اسی رپورٹ پہ میرے خیال میں میجر نجم کو انہوں نے بورڈ نے سائٹ پہ بھی کر دیا تھا. لیکن شاید صاحب ڈسپلن تو بورڈ کے تھرو ہی آ سکتا ہے. ابھی جو تمام واقعہ ہوا ہے اس میں آپ بورڈ کے چیئرمین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے مطلب چیئرمین کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، سارے فیصلے تو وہی کرتے ہیں، سارا کچھ ان کے جو آگے پیچھے چمچے بیٹھے ہیں وہ انہیں مشورے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اچھا لیکن آپ کا تو اب سینٹرل کانٹریکٹ اور NOC بھی منسوخ ہو گیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں فیوچر تو خیر اوپر والے کو پتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. جو ان کی پاور ہے وہ اپنی پاور کا پورا استعمال کر رہے ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ناجائز طریقے سے جن کے پاس پاوریں آئی ہیں وہ ناجائز طریقے سے پاور استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں فیوچر جو بھی ہوگا بعد میں دیکھیں. مگر شاہد صاحب اس میں پھر یہی لوگ بات کریں گے نا کہ جب تک آپ کیپٹن تھے تو آپ نے کچھ کہا نہیں، اب کیپٹنسی سے آپ کو ہٹایا گیا ہے تو پھر آپ کو ہر قسم کے اختلافات نظر آ رہے ہیں. میں جہاں تک کپتانی کا تو خیر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کپتانی تو میں اپنے جونیئرز کے انڈر میں بھی کھیلا ہوں، اور میرے خیال میں اگر میرا کپتان عمر اکمل یا اسد شفیق بھی ہو تو مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں رہی کپتانی کی. اصل بات رسپیکٹ کی ہے. اچھا اگر کپتانی سے تعلق نہیں ہے تو پھر کیا سٹے بازی سے تعلق ہے؟ کوئی اس قسم کے واقعات ہیں؟ کافی ساری چیزیں ہیں، میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل میں فی الحال میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ چیزیں ہیں کافی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میڈیا میں ہمیشہ میں نے ان کے لیے اچھا کہا. اور میرے خیال میں لیکن اب ظاہری بات ہے اگر میرے ساتھ اس طرح کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ پہلے بھی کرکٹروں کے ساتھ کیا ہے، تو میرے خیال میں اس چیز کو بغیر برداشت نہیں کرنے کا میرے لیے عزت پہلے ہے. تھینک یو ویری مچ. شاہد آفریدی صاحب ہمیں جوائن کرے تھے لندن سے. بڑے عرصے تک چپ رہ چکا ہوں مگر اب چپ رہنے کا وقت نہیں آیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کپتانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، مگر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے احسن اقبال صاحب اور قمر زمان کائرہ صاحب. ہم بات کریں گے اس کمیشن کی جو آخر کار بن گیا ہے مگر اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. کیپ واچنگ ہز بیٹ.